नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हमारा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो मैं एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस होगी। मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया हेल्थ, एक्चुअली दो कि पहले जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ। तो वो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी से कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है, वो तो उस सीरीज में मैं कवर करता रहूँगा। एक तरफ तो मैं आपको ये अवेयर कर रहा हूँ कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से कितना पोल्यूशन, कितना इम्पैक्ट हो रहा है, और फिर उसी से ही हम प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी से हम प्रभावित हो रहे हैं तो हमारी हेल्थ भी ठीक होना ज़रूरी है, हमारा अवेयर रहना ज़रूरी है। तो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि हमको जो हमारे डे टू डे लाइफ है उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को कैसे करना चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल हर चीज़ में मिलावट आ रही है। जो भी चीज़ हम खाते हैं, स्पेशली सिटियों में, तो सिटीज़ में तो हमको शुद्ध चीज़ मिलना ही मुश्किल है। सब्जियां देख रहे होंगे आप, कितनी सब्जियां आ रही है, उसमें सब में केमिकल ही केमिकल हैं। एक बार आप जो फार्मर होता है ना दोस्तों, वो वहाँ जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि वो क्रॉप का कल्टीवेशन किस तरह से करता है। वो क्रॉप में केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज़ कर कर के प्रोडक्टिविटी बढ़ा के क्रॉप को कल्टीवेट करता है, और वही क्रॉप सीधे वही वेजिटेबल, वही फ्रूट डायरेक्ट मार्केट में आते हैं। उनमें इतने केमिकल होते हैं, हमको आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में जाते हैं, आंखों से नहीं दिखते हैं। हम सोचते हैं कि यार कुछ नहीं इसमें, या फिर थोड़ा बहुत धो लेते हैं। सब्जियां देख लो, सब्जियों में इतने केमिकल भर भर के होते हैं, लेकिन हम सब्जियों को कितना धोते हैं? थोड़ा बहुत 2 मिनट 4 मिनट धो लेते हैं, और हम सोचते हैं कि इसमें से केमिकल निकल गया। सब्जियों धोने का भी एक तरीका होता है। 1-1 घंटे तक सब्जियों को भिगोए रखते हैं। वो कभी मैं डिस्कस करूँगा कि सब्जियों को किस तरह से धोना चाहिए। इस तरह के टॉपिक में लेके आता रहूँगा। आपने थोड़े दिन पहले ही कुछ एक न्यूज़ सुनी होगी कि उसमें एक मसाला है फेमस ब्रांड का, उस ब्रांड का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मसाले तक में अडल्ट्रेशन, मिलावट हुई है। ऐसे केमिकल का यूज़ किया गया है जिससे कि खाने में स्वाद बढ़ता है। हम राजमा बनाते हैं, राजमा मसाला लेके आते हैं, छोले बनाते हैं, छोले मसाला लेके आते हैं, गरम मसाला लेके आते हैं। तो 1-2 ब्रांड हैं, मैं उन ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी हाल में एक न्यूज़ आई थी कि उस ब्रांड में भी ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो कि कार्सिनोजन होते हैं। अब कार्सिनोजन वो जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो सब्सटेंस जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको कार्सिनोजन बोलते हैं। फ्रूट देख लो, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि जो भी फ्रूट हम खाते हैं, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, कुछ जो भी फ्रूट ले लो, बनाना हो गया, वो सारे कार्बाइड से पका के हमारे पास आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली कार्बाइड को बैन कर रखा है, फिर भी लोग बाग, क्योंकि सस्ते होते हैं कार्बाइड, मार्केट में ब्लैक मार्केट से मिल जाते हैं। लोगों को क्या है, बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, अपना घर चले दुनिया जाए भाड़ में, तो लोग बाग कार्बाइड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। 90% जो फ्रूट राइपनिंग होती है वो कार्बाइड से होती है, और कार्बाइड खुद एक कार्सिनोजन सब्सटेंस है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि फ्रूट को हम खाते हैं ये सोच के कि हमारा हेल्थ ठीक रहेगा, तो फ्रूट के इंटेक के जरिए भी हमारे शरीर में केमिकल जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको क्या है कि हेल्थ का बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयर रहेंगे तो एटलीस्ट जो इंटेक हमारी बॉडी में जा रहा है केमिकल्स का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम अवेयर नहीं होते हैं उनकी, अगर अवेयर होंगे तो जो इंटेक होगा केमिकल्स का और अदर चीज़ों का, हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। जीरो नहीं कर सकते तो रिड्यूस तो कर सकते हैं। तो इस हेल्थ सीरीज़ को शुरू करने का उद्देश्य मेरा यही है कि ऐसे ऐसे कंसेप्ट मैं आपके सामने लेके आऊँ, ताकि अब अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकें, जागरूक हो सकें, डे टू डे लाइफ में उसको उपयोग में ले सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो कंसेप्ट क्या क्या होंगे? एक तो सनलाइट है, सनलाइट का हमारे ह्यूमन बॉडी पे कितना एक्सपोजर होना चाहिए। फिर सनलाइट से जो हम बोलते हैं कि विटामिन डी मिलता है, वो विटामिन डी कितना, मतलब विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमको कितना सन के एक्सपोजर होना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम कभी तो सुनते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हार्मफुल होती है, कभी ये सुनते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे बेनिफिशियल होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसको हम क्लियर करेंगे। विटामिन डी का रोल क्या होता है, उसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। कुछ एक केमिकल होता है मेलानिन, उसका भी हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो समझते हैं, जो विटामिन डी होता है वो कैसे बनता है और सन का एक्सपोजर ह्यूमन बॉडी को कितना होना चाहिए। तो मैंने इसमें एक वर्ड यूज़ किया है, सेंसिबल सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट का एक्सपोजर उतना ही होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ना कम, मॉडरेट लेवल में। अति जिसको बोलते हैं कि एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो अति हर चीज़ की बुरी होती है। कोई सोचता है कि पानी ज़्यादा पी के मेरी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो अब जितना ज़्यादा अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप पानी पियोगे तो वो भी आपके किडनी पे इतना प्रभाव डालेगा कि आपको उसको साइड इफ़ेक्ट होने लग जाएंगे। यूरिन के थ्रू आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो निकलने लग जाएंगे। तो पानी तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको भी एक लिमिट से ज़्यादा पीने पे उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। वैसे ही सनलाइट एक अच्छी चीज़ है, उसको एक मॉडरेट लेवल पे सन का एक्सपोजर गुड फॉर हेल्थ, उससे विटामिन डी मिलता है। लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई जाता नहीं है। लेकिन अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो एक एक घंटे 2-2 घंटे सन में भी रहेगा, धूप में भी रहेगा अनअवेयर होके, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। ज़्यादा एक्सपोजर होने से सन बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, जीनेटिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि कौन सी चीज़ कैसे कितने अमाउंट में करनी चाहिए वो हमको पता होनी चाहिए, किस चीज़ का क्या रोल होता है। अब विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे शरीर में किस तरह से होता है वो समझते हैं। तो जब सनलाइट हमारे बॉडी पे गिरती है तो हार्ट, लंग और किडनी, इन सब में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। ओके दोस्तों, क्लियर है? नहीं दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन डी का जो फॉर्मेशन होता है वो स्किन में होता है, ना कि हार्ट, लंग, किडनी में। बहुत सारों को पता होगा लेकिन बहुत सारों को नहीं पता है। ये पता है कि विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है सनलाइट के एक्सपोजर में, लेकिन ये नहीं पता है कि कहाँ पर होता है। तो हमारे स्किन में होता है। स्किन का जो टॉप लेयर होता है वो नहीं, जो इनर मोस्ट लेयर होता है वहाँ पर विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है जब सनलाइट गिरती। तो ये चीज़ क्लियर है दोस्तों कि स्किन में ही विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, वहीं से ही ब्लड में उसका फ्लो होता है और पूरे बॉडी में फिर जो विटामिन डी, और फिर वो आगे उसका जो रोल होता है लीवर में जाता है, किडनी में जाता है। फिर उसके बाद वो जो हमारे शरीर में कैल्शियम होता है, कैल्शियम का रेगुलेशन करता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी में कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये काम भी विटामिन डी का होता है। तो आगे क्या रोल होता है विटामिन डी का वो हम पढ़ेंगे। अभी तो ये पढ़ रहे हैं कि कैल्शियम मतलब विटामिन डी बनता कैसे है। तो थोड़ा मैंने चार्ट बनाया, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो सन होता है हमारे बॉडी पे गिरता है तो एक केमिकल होता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन, तो वो बनाता है प्री विटामिन D3, उसके बाद विटामिन डी। तो फाइनल स्टेज में हमको विटामिन डी मिलता है। एक्चुअली क्या है कि विटामिन डी भी दो तरह का होता है, D2, D3। एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि कुछ विटामिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्थ के लिए। एक तो विटामिन डी हो गया और विटामिन B12 हो गया। आप देखोगे कि जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो 99% केस में इन दोनों के टेस्ट के लिए ज़रूर बोलता है। विटामिन E, A, K, B1, B3 इनके लिए नहीं बोलता है, लेकिन विटामिन डी और विटामिन B12 के लिए ज़रूर बोलेगा, क्योंकि इनके इतने मल्टीपल रोल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, इतने सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो डॉक्टर को कन्फ्यूज़न होता है, मतलब डॉक्टर को डाउट होता है कि डी और B12 का बैलेंस इनके बॉडी में सही है कि नहीं। और 99% लोगों में डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि इनके नेचुरल सोर्स, स्पेशली वेजिटेरियन के लिए तो सोर्स बहुत ही कम है B12 और डी के लिए। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसके अगर डेफिशिएंसी है तो किस तरह से कमी को पूरा किया जा सकता है। तो मॉडरेट लेवल, अभी वापस टॉपिक पर आते हैं। मॉडरेट लेवल सन का एक्सपोजर गुड। अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो DNA डैमेज हो सकता है, कैटरेक्ट इशू हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है, मेलानिन ज़्यादा बनता है। मेलानिन ज़्यादा बनना, डार्क स्किन हो जाएगी। डार्क स्किन होगी तो वो डार्क स्किन आपको विटामिन डी को आगे फॉर्म होने से
रोकेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक लिमिट से ज़्यादा विटामिन डी का एक लिमिट से ज़्यादा सन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि कभी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कि जो सन में होती है, सन जो होता है, सन की जो रेज होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ मेनी स्पेक्ट्रम लाइक एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, विजिबल बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम। तो बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, उसमें से जो सन की रेज आती है उसमें से एक स्पेक्ट्रम होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में 3 तरह के होते हैं, ए बी सी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ए बी सी 3 तरह के टाइप होते हैं। अब इसमें एक बात समझते हैं कि बहुत सारी बार हम बोलते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन शरीर के लिए ठीक होती है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक होती है। कभी ये सुनते हैं, जैसे ओजोन लेयर का मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट ह्यूमन के या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आती है तो वो हार्मफुल होती है। तो ऐसा क्यों? यहाँ एक जगह तो उसका हेल्दी इफेक्ट हो रहा है, एक जगह हार्मफुल हो रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इस चीज़ को क्लियर करते हैं। क्या लेयर डिप्लेशन होता है ना, उसमें ओजोन में होल होता है। तो जो मैंने बताया कि तो इस चीज़ को क्लियर करते हैं। क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए बी सी 3 तरह की होती है, और जो सी होती है वो बहुत हार्मफुल होती है। वो थोड़ा सा भी अगर ह्यूमन को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सपोजर हो रहा है ना, तो वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। जैसे इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें होती है। ए और बी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। बी तो जब हम बी के कांटेक्ट में आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमको विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। जो मैंने बताया ना कि सन एक्सपोजर, सन की लाइट में यूवीबी रेडिएशन होता है, यूवीबी रेडिएशन से विटामिन डी बनता है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और सी बिल्कुल ही सही नहीं होती है, हार्मफुल होती है हमारे शरीर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो अब जब हम ओजोन लेयर का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि जो ओजोन होल होता है, तो ओजोन होल में डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की सी टाइप की जो रेज होती है वो ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आती है, वो हार्मफुल इफेक्ट करती है। कैंसर हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है। तो वहाँ ओजोन लेयर क्या काम कर रही है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक रही है। कौन से पार्ट को? यूवीसी को, ना कि ए और बी। ए बी तो आते हैं, जो हार्मफुल होती है उसको सी को रोक देती है। ज़्यादा अमाउंट जो सी का होता है उसको वहीं रोक देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी अब ए और बी आते हैं, तो ए और बी, जो बी होता है वो तो एक मॉडरेट लेवल में अगर सन एक्सपोजर हो रहा है तो वो सही होता है। तो आई थिंक आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि कब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए सही होती है, बेनिफिट होती है, और कब हार्मफुल होती है। तो जब भी आप कुछ चीज़ें पढ़ो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो आपको ए बी सी 3 तरह के टाइप आने चाहिए। और सी मतलब ओजोन लेयर से लिंक करना उसको। ओजोन लेयर में सी, ओजोन लेयर होती है, सी को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। और बी तो डायरेक्ट आती है अर्थ के सरफेस पे, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिट होती है। तो आगे चलते हैं। यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है, या फिर सन एक्सपोजर का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है? बड़ा हमने ऑलरेडी समझ लिया है। इसको और आगे एक और कंसेप्ट को समझते हैं। जनरली जो गोरे लोग होते हैं, गोरे लोग में क्या होता है कि जो सन का एक्सपोजर होता है कम होता है, जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं। टेम्परेट रीजन कौन सा हो गया? जैसे यूके, यूरोप, अमेरिका, इस तरह के जो रीजन है जहाँ पे लोग रहते हैं, जनरली हम बोलते हैं ना वहाँ पे गोरे लोग रहते हैं। गोरे लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे डे टाइम कम होता है, सन का एक्सपोजर कम होता है। तो ओवर द टाइम, मतलब 100 ईयर, 200 ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में वहाँ के लोगों की स्किन इन्वायरमेंट के अडप्ट हो जाती है, और वहाँ के लोग की स्किन फेयर और वाइट होगी। तो ये रीज़न होता है वहाँ के लोगों का गोरा होना। और जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इनमें क्या है कि जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट बॉडी पे गिरती है, तो सन से एक्सपोज ज़्यादा होता है। सन से एक्सपोज ज़्यादा होता है तो स्किन बर्न ज़्यादा होता है, डार्क स्किन का डार्क कलर हो जाता है। मेलानिन एक केमिकल होता है, वो ज़्यादा फॉर्म होता है।
तो जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं उनकी स्किन डार्क होती है, जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं उनकी स्किन वाइट होती है, फिर गोरे होते हैं, फेयर होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। विटामिन डी का हमने पढ़ लिया किस तरह से फॉर्म होता है, कितनी मात्रा में हमको सन में एक्सपोज होना चाहिए वो भी पढ़ लिया। बाकी पढ़ते हैं कि विटामिन डी का रोल क्या होता है। मैंने बताया कि आपको विटामिन बी और विटामिन डी विटामिन B12 और विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो विटामिन डी का क्या रोल होता है वही डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो में, इस स्लाइड में। तो विटामिन डी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो बोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये रोल होता है मेन फंक्शन विटामिन डी का, रेगुलेट करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो क्या होता है कि किडनी स्टोन होता है, कैल्शियम से किडनी स्टोन होता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो विटामिन डी क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि ना तो ज़्यादा बनना है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होना है कैल्शियम का, ना कम होना है, रेगुलेट करता है। तो ये जिससे फिर बोन सॉफ्ट नहीं होती, स्ट्रॉन्ग होती है, अगर बैलेंस अमाउंट में कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है, जो कि कौन रेगुलेट करता है, विटामिन डी। ये क्लियर होगी। कुछ बीमारियां होती है जैसे ओस्टियोपोरोसिस, जिससे जो भी अधिकतर बीमारियां होती है वो बोन से रिलेटेड है। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपिनिया, रिकेट्स, इस तरह की बीमारियां होती है जो बोन से रिलेटेड होती है। मतलब बोन्स कैल्शियम की जो इम्बैलेंस होता है बॉडी में, तो उससे बोन्स वीक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को भी रोकता है, प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी को। यहाँ ये कैल्शियम से रिलेटेड तो सारे जानते होंगे कि विटामिन डी का जो संबंध होता है वो कैल्शियम से होता है, लेकिन इसके आगे 2-3 पॉइंट बहुत ही कम जानते हैं कि विटामिन डी ये भी रोल प्ले करता है। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मसल मूवमेंट में मसल को फ्लेक्सिबल बनाता है, मसल को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाता है। मसल मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नर्वस सिस्टम में क्या है कि जो नर्व होता है उसमें सिग्नल का फ्लो होता है, वो उसको भी स्मूथली फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी। इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करता है। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस से प्रोटेक्शन अच्छा मिलेगा। तो ये रोल होते हैं विटामिन डी के। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने स्लाइड में कवर नहीं किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी और विटामिन B12। इसका अलग से वीडियो लेके आऊँगा। विटामिन डी और विटामिन B12 का एग्जैक्टली कैसे बनता है, कितना अमाउंट में होना चाहिए, क्या क्या सोर्स होते हैं, डेफिशिएंसी क्या होती है, कि किस तरह की बीमारियां होती है। थोड़ी देर पहले मैंने मेलानिन का डिस्कस में हम मेलानिन को और डेप्थ में समझते हैं। मेलानिन एक सब्सटेंस होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता, पिगमेंटेशन होता है टू आइज, हेयर और स्किन। हमारे जो बॉडी में आई होता है, स्किन होता है और हेयर होता है, उसको कलर प्रोवाइड करता है। मतलब अगर मेलामिन ज़्यादा है तो स्किन का कलर डार्क ज़्यादा होगा, मेलामिन कम है तो स्किन फेयर होगी। और मेलामिन अगर आपकी बॉडी में बन गया तो एक नेचुरल सन स्क्रीन की तरह होगा। आपने देखा होगा कि जो गोरे लोग हैं जिनकी स्किन गोरी होती है वो धूप में जाते हैं तो सन स्क्रीन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ वो विटामिन डी को फॉर्म होने से रोक रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ का साथ मेलानिन को भी फॉर्म होने से रोक रहे हैं ताकि उनकी स्किन बर्न ना हो। तो दोनों काम हो रहे हैं। सन स्क्रीन यूज़ करने से विटामिन डी नहीं बन रहा है, गलत बात है। लेकिन सन स्क्रीन यूज़ करने से मेलानिन नहीं बन रहा, उनकी स्किन डार्क नहीं रही, ये गुड बात है, गुड थिंग है। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस होना जरूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं होगी, बस सन स्क्रीन यूज़ करें, अगर दिन में अगर हम 10 मिनट भी बाहर जा रहे हैं या आधा घंटा भी बाहर जा रहे हैं उसमें भी सन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमको नहीं करनी चाहिए। हमको इतना एक्सपोजर तो होना चाहिए, वहाँ पर भी सन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो हमका विटामिन डी का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये चीज़ें अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो आप उल्टा सीधी चीज़ें करोगे जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बाकी और आगे चलते हैं। मेलानिन क्या होता है, एक कंसेप्ट है कि सन का एक्सपोजर होता है कि तो मेलानिन बनता है। मेलानिन बनना और एक लिमिट तक ठीक माना जाता है क्योंकि मेलानिन सन एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा मेलानिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या होता है कि मेलानिन विटामिन डी को बनने से रोकता है। जो गोरे लोग होते हैं उनमें मेलानिन कम होता है, उनकी स्किन फेयर होती है, लेकिन अगर वो थोड़े से एक भी सन के एक्सपोजर में आएंगे तो विटामिन डी अच्छा मिलेगा।
लेकिन जिनकी स्किन डार्क होगी, अगर उनमें मेलामिन ज़्यादा बनता है, ज़्यादा हेयर सब्सटेंस उनमें ज़्यादा लेयर है उनमें मेलामिन की, तो उनमें क्या है कि जो विटामिन डी जो बनना चाहिए वो इतना नहीं बनेगा अगर सन के एक्सपोजर में आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक स्टडी हुई थी, स्टडी में क्या हुआ था कि एक फार्मर, जो अफ्रीका का फार्मर था, वो 10-12 घंटे धूप में काम करता था। तो क्या हुआ कि जब उसका टेस्ट किया गया तो उसमें विटामिन डी की कमी पाई गई। तो जब विटामिन डी की कमी पाई गई तो जनरली ये देखा जाता है कि सन के एक्सपोजर में तो इतना टाइम रह रहा है तो विटामिन डी की कमी तो होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि उसकी बॉडी ने इतना मेलामिन बनाने, उसकी स्किन इतनी डार्क हो गई कि अब उसकी स्किन प्रोटेक्ट कर रही है, एक शील्ड की तरह काम कर रही है, एक नेचुरल सन स्क्रीन की तरह काम कर रही है कि जो विटामिन डी को फॉर्म ही नहीं होने दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक दूसरी बात होती है, जब हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि ये कर लो, टैबलेट ले लो। तो उसी के संबंध में मैंने एक कंसेप्ट डिस्कस किया है कि इंजेक्शन ऑफ विटामिन डी सही है या फिर नेचुरल तरीके से। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो विटामिन डी को डायरेक्ट लो, जो नेचुरल सोर्स होते हैं, और एक्सपोजिशन का एक्सपोजर होता है, फर्स्ट प्राइमरी तरीका तो वही होना चाहिए कि ये लो। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर इंजेक्शन ऑफ विटामिन डी जो डॉक्टर की एडवाइस में लेना चाहिए। इसमें एक पॉइंट ये होता है कि जो हम विटामिन डी की डायरेक्ट टेबलेट खाते हैं उसमें क्या होता है कि उसका जो बॉडी में समय होता है ना, उसका प्रभाव होता है बहुत कम होता है, 24 घंटे में वो डिज़ोल्व होके उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो नेचुरल वे से हम विटामिन डी लेते हैं वो मोर देन 40 आवर्स हमारे बॉडी में रहता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, आप फर्स्ट थिंग, अगर आपके को विटामिन डी की कमी है तो नेचुरल तरीके अपनाइए, ना कि डॉक्टर के पास जाकर टेबलेट लीजिए। हेल्थ इशू क्या क्या होते हैं, जो विटामिन डी के जो रोल एंड फंक्शन बताएं, अगर वो नहीं होंगे तो उनसे वही प्रॉब्लम हो जाएगी। चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है कि उनकी बोन्स सॉफ्ट और वीकन हो जाती है। रिकेट्स बहुत बड़ी डिजीज़ है। गूगल पे देखना, वीडियो देखना, किस तरह की भयंकर प्रॉब्लम है, भयंकर डिजीज़ है। हेल्थ इशू, विटामिन डी से क्या क्या हेल्थ इशू होते हैं। विटामिन डी से चिल्ड्रन में रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। रिकेट्स की प्रॉब्लम सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से नहीं होती है, जीनेटिक कॉज भी होते हैं, लेकिन जीनेटिक कॉज के जो नंबर होते हैं बहुत कम होते हैं। तो जो मेन कॉज होता है चिल्ड्रन में रिकेट्स की डिजीज़ का, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। तो इसमें क्या सिम्टम होते हैं कि जो चिल्ड्रन का जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट और वीकन हो जाता है, बहुत मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं बच्चे के पैर। और भी बीमारियां हो जाती है। मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स जो होती है, बोन्स में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, बोन्स में सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ईजिली फ्रैक्चर हो जाएगी। अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट होता है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है तो आपकी जो बोन्स है ना, फ्रैक्चर होने पे बहुत आसानी से नहीं जुड़ेगी, बहुत टाइम लेगी, लॉन्ग टाइम लेगी नॉर्मल टाइम से। विटामिन डी से जो डेफिशिएंसी से ऑटोइम्यून डिजीज़, कैंसर, इन्फेक्शन, ओबियसली मैंने बताया था कि जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन डी, अगर इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे। मेज़र क्या है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसको रेमेडियल मेज़र कुछ तो होने चाहिए। तो मैंने कुछ एडवाइस कर रहा हूँ कि ये करो, बाकी तो आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो। मैं बहुत कोई एक्सपर्ट नहीं इन चीज़ों का। अगर आपको विटामिन डी का टेस्ट कराया है और कमी आई है तो पहला तरीका तो नेचुरल तरीका, उसमें कोई हार्म नहीं होगा बॉडी को। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है, मतलब आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप सन में नहीं रह पा रहे हो, या फिर जो फूड आपको इंटेक करना चाहिए नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो रहा, फिर भी विटामिन डी की कमी है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो टेबलेट देगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं कि विटामिन डी के सोर्स क्या क्या होते हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। जो विटामिन डी और विटामिन B12 होता है, उसमें क्या होता है कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो उसको बैलेंस आउट कैसे की जाए, रेमेडियल मेजर क्या होते हैं, तो इस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि विटामिन डी और विटामिन B12 के नेचुरल जो सोर्स वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत ही कम होते हैं। तो वेजिटेरियन वालों में विटामिन डी और विटामिन B12 का जो कमी है ना, 99% अगर टेस्ट कराते हैं तो इनकी कमी आती है। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नेचुरल वे में
सन का एक्सपोजर करो ताकि विटामिन डी मिले। विटामिन B12 का मैं किसी और वीडियो में जिक्र करूँगा, वो बताऊँगा, अभी मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ। बाकी सन का एक्सपोजर हो, और तब भी ठीक नहीं हुआ तो आजकल क्या हो रहा है कि फोर्टिफाइड फूड आ रहे हैं जिनमें कि विटामिन डी एक सप्लीमेंट की तरह मिलाया जा रहा है। तो उन फोर्टिफाइड फूड को भी खा के आप अपने डे टू डे लाइफ में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हो। बाकी लास्ट ऑप्शन तो डॉक्टर बचता है जो डाइटरी सप्लीमेंट देता है, टैबलेट देता है, और टैबलेट खाओ, आपको टेम्पररी राहत मिल जाएगी। तो आई होप एक स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो सन से एक्सपोजर है कितना होना चाहिए। ये पूरा इस इमेज को देखोगे तो इसमें सब कुछ बता रहेगा, समर के टाइम पे, विंटर के टाइम पे, स्प्रिंग या ऑटमन के टाइम पे स्किन का कलर डार्क है, स्किन का कलर फेयर है, तो किसको कितने टाइम के लिए लेना चाहिए सन में एक्सपोजर, वो सारा इस स्लाइड को देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल रहे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।